Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Professor आलम शेर. मैं आपका बायोलॉजी का टीचर. आज हमारा MD CAT 2020 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल और उसके ऑर्गेनेल्स. तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, जो आप कंटेंट्स हैं पहले मैं उनको बोल देता हूं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के अंदर, वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटिस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के फर्दर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स. तो यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है इनसाइड द सेल, रेटिकुलम है नेटवर्क, दैट इज डिनोटेड एज E.R. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर आप विजिबिलिटी देखें तो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आप यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं कि यू हैव सीन अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. यानी सेल के अंदर, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है. ये कीवर्ड है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स. इसकी कॉन्टिन्यूटी देखें कि ये कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है. तो दैट इज एक्सटेंडेड या स्टार्टेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर जो सेल मेम्ब्रेन है वहां तक फैला हुआ है. फिर अपीयरेंस देख लें कि डिफरेंट सेल्स के अंदर इसकी जो शक्ल है या शेप है वो डिफरेंट होगी. इसकी मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी, और ट्यूबुलर हो सकती है, स्फेरिकल मेम्ब्रेन है बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एंड चैनल्स मटेरियल. यानी इस चैनल के अंदर जो मटेरियल मौजूद है और जो बाहर साइटोप्लाज्म है उनके दरमियान में जो बैरियर है या मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी. दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं. मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को देखें तो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं. एक को हम कहते हैं रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज डिनोटेड बाय RER, एंड सेकंड इज स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब रफ और स्मूथ में क्या है कि ये चैनल है और इसके ऊपर अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो वो रफ अपीयरेंस हो जाएगी, उसकी सरफेस रफ लुक देगी. तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब क्या कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर अटैच्ड विद राइबोसोम्स या राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो RER कहलाते हैं. दूसरे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दीज आर विदाउट राइबोसोम्स, इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होता. तो फंक्शन है, तो RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. चूंकि राइबोसोम्स ने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, राइबोसोम्स उसके ऊपर मौजूद हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, फिर वो प्रोटीन जो पोर की जाएगी इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच थे, प्रोटीन बनी और उसके अंदर प्रोटीन चलेगी, दोज आर कॉल्ड rough endoplasmic reticulum. That's why this is the function of rough endoplasmic reticulum is involved in protein synthesis, or then these proteins are transported into the cell or from outside the cell. तो smooth endoplasmic reticulum के functions देखते हैं कि does the detoxification of harmful drugs, जो जिस्म के अंदर हम ड्रग्स या दवाइयाँ खाते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, यानी उनके नुकसानदेह असरात से उनको खत्म कर देती है. फिर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट फॉर द या जिसके अंदर से नर्व इंपल्स गुजरती है. वो कौन कौन से हैं अगर आप देखें तो एक नर्व सेल्स हैं, दूसरे मसल सेल्स हैं. यानी नर्व सेल्स के अंदर
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और मसल सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल चाहे इंट्रासेलुलर यूज के लिए हो या एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए हो तो वो भी इनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कलेक्टिवली प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल ताकि उसकी शेप को मेंटेन रखा जाए, तो दोनों का दैट इज कलेक्टिव फंक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल और फ्रॉम आउटसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर भी मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से होती है, और जो सेल के बाहर कोई मटेरियल भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जो गोल्जी अपरेटस की डायग्राम थी उसको मैं इस डायग्राम के अंदर, या गोल्जी अपरेटस को इस डायग्राम के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां ये डायग्राम बनाई है, इसको हम देखते हैं डायग्राम को कि क्या था कि दिस इज द नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको जो मैंने बनाया दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और बाहर यानी सेल की जो ये है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड है, तो इसलिए इसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका वो हिस्सा जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, दीज आर, ये जो मैंने रेड डॉट बने हैं दीज आर राइबोसोम्स, जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं दीज आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं हैं दीज आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सिमिलरली देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल बनता है इंट्रासेलुलर इस्तेमाल के लिए, यानी सेल के अंदर इस्तेमाल के लिए, तो वो सेल के अंदर ही रह जाता है। अगर कोई ऐसी चीज बननी है और उसने सेल से बाहर निकलना है तो यहां से एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, वो वेजिकल्स की शक्ल में जो है वो मटेरियल सेल से बाहर भी चला जाएगा। ये दोनों हैं इसके फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। तो नेक्स्ट जो है गोल्जी अपरेटस। डियर स्टूडेंट्स देखें कि गोल्जी अपरेटस बनते कैसे हैं, गोल्जी अपरेटस है क्या, इसका फंक्शंस क्या है, इसकी कुछ डिटेल मैंने लिखी है कि गोल्जी फर्स्ट वर डिस्क्राइब्ड बाय अ साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी इन 1898। इसकी अकरेंस देखें कि दीज आर प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल्स, दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो विजिबिलिटी देखें, these are stacks of flattened membrane bound sacs। क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखें कि यहां से इसके बनने का तरीका देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो इसके अंदर प्रोटीन्स या प्रोडक्ट थी उसको वेजिकल की शक्ल में पिंच्ड ऑफ हो जाती है फ्रॉम स्मूथ या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम कहते देते हैं ब्लेब्स। इन ब्लेब्स को इनको हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल भी कह देते हैं, इनको आमतौर पर हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स भी कह देते हैं या वेजिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह देते हैं। ये जो वेजिकल्स हैं ये आपस में जाकर गोल्जी अपरेटस के पास जाकर ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कोआलिसेंस फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन होकर वो क्या बना देते हैं, एक गोल्जी बॉडी, इसको हम क्या देते हैं गोल्जी बॉडी। अब जरा देखना है कि गोल्जी बॉडी कैसे बनी है कि ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स थे ऐसे दो आपस में जुड़कर कोएल्सेंस यानी आपस में मर्जर हुआ, मर्जर होकर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक यानी थैला बन गया, फ्लैटेंड सैक मेम्ब्रेन। उस एक फ्लैटेंड सैक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं गोल्जी बॉडी।
इसी तरीके से एक गोल्जी बॉडी, फिर दूसरी गोल्जी बॉडी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से एक क्या बन जाता है, स्टैक्स। क्या है, स्टैक्स। तो जब ये स्टैक्स एक ढेर है, पाइल अप, यानी एक गोल्जी बॉडी, फिर दूसरी गोल्जी बॉडी, फिर तीसरी गोल्जी बॉडी, तो इस तरीके से जो एक पाइल अप कंडीशंस में गोल्जी बॉडीज हो जाती हैं आपस में इकट्ठी, उसको हम कह देते हैं गोल्जी अपरेटस। फिर सारी को गोल्जी अपरेटस। फिर गोल्जी अपरेटस के साथ जब ये इसके फेज देखें तो इसका ये फेज जो होता है वो फॉर्मिंग फेज होता है, आउटर कन्वेक्स सरफेस होती है जहां से स्टर्नी बन रही होती हैं। फिर जो वो हिस्सा जहां से ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल या सिक्रीटरी वेजिकल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं मैचुरेशन फेज, दैट इज द इनर कनकेव सरफेस वेयर स्टर्नी ब्रेक। यानी यहां से गोल्जी बॉडी का बनने का अमल शुरू होगा, पाइल अप होती जाएंगी। जो मैचुरेशन फेज है वहां जाकर वो जो फ्लैटेंड सैक के गोल्जी बॉडीज थी वो दरमियान ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी और यूं वो वेजिकल्स में तब्दील हो जाएगी। ये हिस्सा इसका कहलाता है या सरफेस कहलाती है मैचुरेशन फेज। डियर स्टूडेंट्स, वेजिकल्स, गोल्जी बॉडी एंड स्टैक ऑफ गोल्जी बॉडी प्लस ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, all these structures collectively known as Golgi complex। तो उसको हम क्या देते हैं, Golgi complex, यानी सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल्स। तमाम वेजिकल्स, गोल्जी बॉडीज इकट्ठी होकर बना देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के जो फंक्शंस हैं वो है फिनिशिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो कोई प्रोटीन यहां बनी थी, और वो प्रोटीन एंजाइम्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, सेल की डिमांड के मुताबिक उसने अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के मुताबिक वो प्रोटीन बनाई है। वो प्रोटीन जब वेजिकल्स की शक्ल में जाकर गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज होती है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर फ्यूज होती है, तो उस वक्त जो है उसकी पैकिंग शुरू हो जाती है और वो प्रोडक्ट जो है वो फिनिशिंग होनी शुरू हो जाती है। जब फिनिश होती है तो फाइनली वो यहां आकर पैक्ड हो जाएगी, यानी फिनिशिंग एंड पैकिंग ऑफ द मटेरियल आर प्रोटीन्स व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्या है कि जो बन जाएगा ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल या सेक्रेटरी वेजिकल, दे मे बी यूज फॉर इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस, यानी ये सेल के अंदर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और सेल से बाहर भी जा सकते हैं। सेल से बाहर जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको बताएं कि अगर इंसान का जो या मैमल्स का जो पैंक्रियाज है, दैट इज द एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके जो एंजाइम्स हैं मोस्टली दे आर यूज्ड फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो समझ लें कि इस जो वेजिकल है या ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी वेजिकल है, इसमें क्या है, वो तमाम डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए नीडेड हैं। तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो है वो अगर सेल के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके अंदर चूंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, और उसके बाहर भी हो सकते हैं, या वो जो प्रोडक्ट बनी है वो इंट्रासेलुलर इस्तेमाल के लिए है या एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए है, उसी हिसाब से उसका जो है तयन होगा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करती है, फिनिशिंग, पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल। इसको मैंने सिंपल लिखा हुआ है कि दे फॉर्म द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, के मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में मिलाकर एक आर्जी तौर पर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द गोल्जी अपरेटस। जो रिलेशनशिप है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्जी अपरेटस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लाइसोसोम का लिटरल मीनिंग है वो है स्प्लिटिंग बॉडी, यानी लाइसो मीन स्प्लिटिंग, सोमा मीन बॉडी, स्प्लिटिंग बॉडी इन द सेल्स। अगर देखें तो सबसे पहले जिस शख्स ने इसको आइसोलेट किया था, ही वाज डिड्यूफ इन 1949, उसने सबसे पहले इसको स्टडी किया था। अकरेंस देख लें कि ये कहां कहां पर पाए जाते हैं। दीज लाइसोसोम्स आर
प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, यानी मेनली तो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, बट दीज आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। तो वो सेल्स जिनकी फेगोसिटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है उनके अंदर लाइसोसोम का जो नंबर है वो भी ज्यादा होती है। लाइसोसोम की जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं वो उनकी अपनी पहचान है कि वो एक दूसरे ऑर्गेनेल से अलग हो जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर होते क्या हैं, एंजाइम्स। अगर इसकी कंपोजिशन को देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम होते हैं और भी कई तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो लाइसोसोम्स को अगर आप देखें तो इसके जो फंक्शंस हैं वो ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब इस तमाम प्रोसेस को हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये है डियर स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर ये जो मैंने ब्लू कलर के बनाए दिस इज राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाएगी, वो प्रोटीन्स जो है यहां पर मौजूद होंगी और यहां से पिंच्ड ऑफ होगा, यानी कि ऐसे समझ लें कि ये चीज है तो मरोड़े तो एक चीज ऐसे अलग हो जाएगी, पिंच्ड ऑफ होगी, तो वो कहलाएगा ट्रांसपोर्ट वेजिकल। इसके अंदर क्या है, बेसिकली दीज हैव इनएक्टिव एंजाइम्स, यानी इन ट्रांसपोर्ट वेजिकल के अंदर क्या है, इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो डियर स्टूडेंट्स जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स निकलते हैं तो इनके अंदर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। फिर ये जो वेजिकल्स हैं वो आपस में मर्ज होकर एक गोल्जी बॉडी बनाते हैं, फिर गोल्जी अपरेटस बन जाता है। तो गोल्जी जो है इसकी फिनिशिंग और पैकिंग करके जो चीज बनाती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम सेल्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं और सेल के बाहर भी इस्तेमाल होते हैं। ये एक एरो जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में लग गया है। तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, अगर इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए एंजाइम्स मौजूद हैं तो ये प्राइमरी लाइसोसोम सेल से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर अपने एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, और चूंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं तो वहां पर जो ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल होगी दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। प्राइमरी लाइसोसोम जो बनते हैं वो बनते हैं गोल्जी अपरेटस में, क्योंकि वहां पर इनकी जो फिनिशिंग होती है और पैकिंग होती है वो मुकम्मल हो जाती है। तो अब प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर अगर मैं देखूं तो कई तरह के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं, फॉस्फेटेजेस वगैरह। प्राइमरी लाइसोसोम का जो पहला फंक्शन है वो फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर जो खुराक आएगी उसको तोड़ना, डाइजेस्ट करना, ये प्राइमरी लाइसोसोम का इनसाइड द सेल पहला फंक्शन होगा। तो खुराक के लिए क्या है कि जब सेल फूड लेता है, आप जानते हैं कि ये फूड जो है वो सॉलिड भी हो सकती है, अगर सॉलिड होगी तो फेगोसाइटोसिस कहेंगे, अगर लिक्विड होगी तो पिनोसाइटोसिस कहेंगे। ये जो फूड है जब सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर आती है तो उस वक्त बन जाता है फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की फूड है, दैट मे बी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। अब क्या हुआ कि जब फूड वैक्यूल सेल के अंदर दाखिल हुआ तो फिर प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ जाकर फ्यूज हो जाता है। जब प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम को हेट्रोफेगोसोम भी कहते हैं, क्योंकि सेल जो है वो फूड बाहर से ले रहा है और अपना प्राइमरी लाइसोसोम उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए कर रहा है, तो इसलिए हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, फेग मीन फूड, कि फूड सेल ने अदर साइड से ली है, यानी बाहर से ली है, फिर प्राइमरी लाइसोसोम ने उसको सेल के अंदर ही डाइजेस्ट किया है, तो यूं वो बन जाता है हेट्रोफेगोसोम या सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी लाइसोसोम को ही हम हेट्रोफेगोसोम कहेंगे खुराक के मामले में। फिर क्या है कि ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, अगर ये प्राइमरी लाइसोसोम अपने ही सेल के अंदर कोई वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया या कोई और डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेल जो हो
उसको डाइजेस्ट करे तो उस वक्त भी वो सेकेंडरी लाइसोसोम ही होगा, लेकिन वो सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो कहलाएगा ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम का मतलब यही है कि सेल के अंदर की जो प्रोडक्ट्स थी, जो डैमेज थी, जिसको ठीक करना था या डाइजेस्ट करना जरूरी था, उसने उसको डाइजेस्ट कर लिया। तो ये प्रोसेस भी कहलाता है ऑटोफेगी यानी सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग तो दो फंक्शंस हो गए, एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया और दूसरा जो है वॉर्नॉट का जो है वो ऑटोफेगी, इसको भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है दैट इज ऑटोलाइसिस। आप जानते हैं कि जब कोई सेल ने उस सेल की प्रोग्राम्ड डेथ हो, उसने खत्म होना हो, तो क्या करते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर चूंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम सेल के अंदर ही बस्ट हो जाते हैं और तमाम जो है सेल और जो एक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर फैल जाते हैं और तमाम सेलुलर कंटेंट्स को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। यूं जो है वो उसके अंदर ऑटोलाइसिस यानी सेल की अपनी भी डेथ जो है वो इसी लाइसोसोम की मदद से होती है। दूसरा ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बताया कि अगर ये इसके अंदर एक्टिव फॉर्म में एंजाइम जो मौजूद हैं और वो नीडेड हैं फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम्स के हवाले से डियर स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोमल डिसऑर्डर या लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इसको देखने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस हैं या लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, अगर देखें तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, पहले मैंने इसको थोड़ा सा हेडिंग करके लिखा है ताकि आप बात को आसानी से समझ जाएं कि नेचर क्या है इन लाइसोसोमल डिजीजेस की, कि सेवरल कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैव बीन फाउंड टू बी ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ सेल। ये प्रॉब्लम है क्या, जब लाइसोसोम नहीं होगा तो जो सब्सटेंस है जिसको उसने डाइजेस्ट करना था या ब्रेक करना था वो ब्रेक नहीं होगा और उसकी जो मिकदार है वो सेल में बढ़ जाएगी। जब उसकी मिकदार सेल में बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि वो फिर उसका सेल का फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा या सेल जो है वो एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो इसकी जो देखें कि लाइसोसोमल जो स्टोरेज डिजीजेस हैं या लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, उसकी कॉजेस की तरफ डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से अगर देखें कि रूट कॉज क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या करेगी कि वो क्रोमोसोम्स के अंदर या जीन्स के अंदर तब्दीली ले आएगी। मिसाल के तौर पर वो जो है कोई उसने डीएनए या जीन ने कोई खास प्रोडक्ट बनानी थी, कोई एंजाइम बनाना था, अगर वही चेंज हो गया तो वहां से जो सही वाली जो इंफॉर्मेशन है पास ऑन नहीं होगी और उससे कोई एंजाइम नहीं बन सकेगा। इसको हम कह देते हैं फिर रूट कॉज म्यूटेशन से ही, कि म्यूटेशन क्या इफेक्ट डालेगी, सब्सिक्वेंट कॉज क्या हो जाएगी कि उस सेल के अंदर खास एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये जीन ए है, इसने एक एंजाइम बनाना था, एंजाइम ए। ये जो जीन ए है इसके अंदर तब्दीली आ गई, म्यूटेशन होगी, तो उसका जो एंजाइम ए था वो ही नहीं बनेगा, वो है सब्सिक्वेंट कॉज। तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी उस स्पेसिफिक एंजाइम की सेल के अंदर, तो वो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन जो उस एंजाइम्स ने परफॉर्म करना था वो परफॉर्म नहीं होगा। फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इमीडिएट कॉज भी होती है, अगर कोई म्यूटेशन जेनेटिक ना हो तो इमीडिएट भी हो जाती है। इमीडिएट क्या हो जाती है कि चूंकि लाइसोसोम्स का काम है चीज़ों को स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, डाइजेस्ट कर देना यानी कैटाबोलाइज्ड कर देना, तो उस वक्त क्या होता है कि नो कैटाबोलिज्म एंड सब्सटेंसेस गेट स्टोर्ड इन द सेल। जब टूटेंगे नहीं, जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो एग्जांपल्स इसकी दो ही हैं, एक है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, आपके सिलेबस में सेकंड इज द टैसिच डिजीज। इसको देखें कि ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 क्या है। इसमें एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजिनेज। ग्लाइकोजिनेज आमतौर पर काम क्या करता है कि लिवर सेल और मसल सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू
ग्लूकोज। अगर ग्लाइकोजिनेज एंजाइम नहीं होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लाइकोजन की जो मिकदार है वो जो लिवर सेल और मसल सेल्स के अंदर बढ़ जाएगी, यानी लिवर और मसल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाएगी। जब वो एक्यूमुलेट हो जाएगी तो फिर वो सेल अपना प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, दैट्स लीड्स टू अ डिसऑर्डर। दूसरी है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। दूसरी है टे सैच डिजीज। ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्क्राइब किया। इसमें क्या है कि इसमें भी एंजाइम डेफिशिएंसी है। कौन से एंजाइम्स की? उस एंजाइम की दैट कैटाबोलाइज द लिपिड्स, यानी जिसने लिपिड को तोड़ना है, कैटाबोलाइज करना है, वो एंजाइम ही नहीं है। तो लिहाजा जो लिपिड क्या है, लिपिड्स जो है वो सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगी। यही काम अगर ब्रेन सेल्स में हो, यानी न्यूरॉन्स में या न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर या ब्रेन सेल्स के अंदर ये लिपिड्स एक्यूमुलेट हो जाएगी तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, और वही मेंटल रिटार्डेशन दैट लीड्स टू डेथ। तो यूं आपने इसकी दो चीजों को आप देख लें, दोनों डिजीजेस हैं, एमसीक्यू के रेफरेंस से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम डेफिशिएंसी जो है वो मेटाबॉलिज्म को रोक देती है, और मेटाबॉलिज्म जब रुक जाए किसी सब्सटेंस का तो वो सब्सटेंस सेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वो एक्यूमुलेशन जो है सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करती है और उससे एक डिसऑर्डर अराइज होता है। यूं आपने लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस को अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम फर्स्ट वर डिस्कवर्ड बाय पैलेट इन 1955। राइबोसोम्स हैं क्या? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर ग्रैन्यूल्स, टाइनी ग्रैन्यूल्स। अगर आप लिखें तो दीज आर टाइनी ग्रैन्यूल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि राइबोसोम्स जो हैं वो फ्रीली डिस्पर्स भी होंगे किसके अंदर? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और अटैच्ड भी होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे उनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिहाजा जो राइबोसोम्स है उसको उसकी प्रेजेंस के हिसाब से एक तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे, दूसरे वो फ्रीली अवेलेबल होंगे या डिस्पर्स होंगे साइटोप्लाज्म। अगर इसको देखें तो ये जो राइबोसोम्स हैं इसमें चीजें क्या होती हैं? दो। अगर इनको देखें तो इनके अंदर जो है वो दो चीजें होती हैं। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, अगर देखें तो राइबोसोमल आरएनए, और दूसरे होती हैं प्रोटीन्स, यानी कि राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स। तो उन ग्रैन्यूल्स को हम क्या देते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो राइबोसोम्स हैं और असेंबली कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर एक है डार्कली स्टेन्ड एरिया दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कॉल्ड एज द फैक्ट्री फॉर द असेंबली ऑफ राइबोसोम्स, and similarly ribosomes are also known as factory for the synthesis of proteins. तो dear students, इसको अगर आप देखें तो जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं अगर अकरेंस का देखें तो। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स हैं उनका फंक्शन तो सेम है, लेकिन उनका जो साइज है वो डिफरेंट है। जो ह्यूमंस के अंदर है या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर है, एक इसका लार्जर सब यूनिट है जिसको हम 60 कहते हैं, 60s सब यूनिट है, और एक इसका स्मॉलर सब यूनिट है। अलग अलग बनते हैं, स्मॉलर सब यूनिट है। इसको हम क्या देते हैं? 40s यूकैरियोट्स के अंदर, इसको क्या देते हैं? 60s। ये जो S है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। इस स्वेडबर्ग यूनिट को समझने की मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाई है समझने के लिए कि स्वेडबर्ग यूनिट क्या है। इज एक्सप्रेस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पर यूनिट टाइम। इसको मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक ग्लास है
उस ग्लास के अंदर आप दो तरह की मट्टी डाल लें, एक कोर्स पार्टिकल यानी कि बिल्कुल बारीक और एक मोटे। उस ग्लास के अंदर पानी है, पानी के अंदर आपने दो तरह की रेत डाल दी है, बड़े साइज वाले पार्टिकल्स वाली और छोटे पार्टिकल, उसको आपने यूं मिक्स कर दिया। फिर ग्लास आप टेबल पे रख देते हैं। जब टेबल पे रखते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता वो जो पार्टिकल्स हैं वो उसके बॉटम यानी पेंदे पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, यानी उसके बॉटम के ऊपर एक्यूमुलेशन हो जाना या सेटल डाउन हो जाना उस पार्टिकल्स का, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल कितने साइज का है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, हैवी कितना है, साइज कितना है। जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी सेटल डाउन होंगे इस बॉटम पर, जो उससे छोटे होंगे वो और जरा टाइम लेंगे, उनका टाइम और कम होगा। जो बिल्कुल छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो और ज्यादा वक्त में नीचे, यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जल्दी सेटल डाउन होंगे, उससे छोटे और देर से सेटल डाउन होंगे, और जो बिल्कुल स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो और देर से सेटल होंगे। ये जो इनका सेटल था बॉटम के ऊपर, इसका जो मेजर है या एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड स्वेडबर्ग यूनिट। इसलिए जो राइबोसोम्स हैं, जो 60S है, वो जल्दी सेटल डाउन हो गए, तो हमने कह दिया कि ये सब यूनिट जो है वो कहलाता है 60S। और जब स्मॉलर जो सब यूनिट था उसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन था वो स्लो था, यानी वो अगर आप समझ लें कि यूनिट टाइम में अगर मिनट कह लें या सेकंड कह लें, तो इसलिए उसका जो है वो 40 और 60S जो रेट यूनिट टाइम जो है वो तो डिपेंड करता है कि आप मिनट्स रखते हैं, सेकंड रखते हैं, आवर्स रखते हैं। तो इस हिसाब से जो है वो राइबोसोम्स के दो सब यूनिट हैं, 60S और 40S। 60S बताता है कि ये जल्दी सेटल डाउन हो गया था, इसका साइज बड़ा है, और 40S बताता है कि ये छोटे हैं और इनको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। दोनों को मिला दें, अगर इकट्ठे कर दें दोनों को, तो वो दोनों जो है वो एक स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों मिलके जो बना देते हैं उसको हम कह देते हैं 80S। अब ये क्या हुआ था कि दोनों को जब आपस में कंबाइन किया, फिर उसको सेडिमेंटेशन की या सेंट्रीफ्यूज करके सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन में दोनों का जो बिहेवियर था दोनों इकट्ठे होने का, वो फिर स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो डिफरेंट हो गया। उसका जो सेटल डाउन का पैटर्न था या टाइम पीरियड था वो उन दोनों से इंडिविजुअली 40 और 60 से अलग हो गया। इसलिए आपने इसको प्लस नहीं करना, इसका ये बेसिकली सेडिमेंटेशन रेट है, इस जिसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। तो यूं ये ग्रैन्यूल्स हैं, इनका जो बेसिक काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करते हैं कि दे अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए, जिसे हम कह देते हैं एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर आकर ये अटैच्ड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखना है कि सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट अटैच होता है। जो स्मॉलर सब यूनिट है जब ये अटैच होगा तो फिर लार्जर सब यूनिट अटैच होगा, लेकिन लार्जर इन दोनों को जो जोड़ने के अमल में जो रोल प्ले करता है दैट इज मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयन स्मॉलर और लार्जर को आपस में मिला देगा, तो वो यूं इसके ऊपर इकट्ठे होंगे और प्रोटीन बननी शुरू हो जाएगी। वो ये है नॉर्मल जो है उसका फंक्शन है राइबोसोम्स का कि यूं प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। लेकिन अगर किसी एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स बैक वक्त अटैच्ड हो जाएं, तो उस वक्त उस कंडीशन या उस एमआरएनए या उस मैकेनिज्म को कह देते हैं पॉलीसोम। पॉली का मतलब होता है मैनी और सोमा का मीन मतलब बड़ी। पॉलीसोम्स यानी पॉलीसोम जो है वो उस वक्त उस कंडीशन कह लें, वो कंडीशन कह लें कि जब सिंगल एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हों और अलग अलग प्रोटीन बना रहे हों, दैट इज कॉल्ड पॉलीसोम। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यू हैं उनको हम देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द गोल्जी apparatus आफ्टर विजुअलाइजिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखते हैं तो आपको कैसी नजर आती है।
तो अल्फा क्या है कि नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ये तो हमारा नहीं हो सकता नेटवर्क ऑफ चैनल्स, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बीटा को अगर आप देखें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक, आपके ज़हन में इसका कुछ ना कुछ शायद आ रहा होगा कि शायद ये हो सकती है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ऊपर जो कीवर्ड है दैट इज गोल्जी अपरेटस, और गोल्जी अपरेटस जो है वो एक नहीं कई सारी सैक्स का बाउंड है और साथ उसके वेसिकल्स हैं। फिर ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है टैक्स ऑफ सिस्टर्नी, ये हमारा जवाब है कि इट इज अ स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी, के एक जो फ्लैटेंड सैक हैं, एक समझ लें कि एक थैला, फिर उसके ऊपर दूसरा थैला, फिर तीसरा थैला, उसको कहते हैं स्टैक। तो स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स है या सिस्टर्नी है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। चार्ली को देखें तो मैनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, ये भी नहीं हो सकता कि क्योंकि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो है वो राइबोसोम्स को कहते हैं। तो चार ऑप्शन जो है इसमें हमारी जो डेल्टा ऑप्शन है वो ठीक है, और चार्ली ग्रैनुलर जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, उसको भी मैंने डेल्टा लिख दिया था, तो इसको मैं चार्ली कर दूं, चार्ली कि चार्ली ऑप्शन जो है वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स है, दैट इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइबोसोम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्यूजन ऑफ फेगोसिटिक वैक्यूल with primary lysosome give rise to following structures except, एक्सेप्शन है, 3 आंसर ठीक होंगे और 1 रॉन्ग होगा। आई होप सो के देखते हैं, उसको हम कह देते हैं यानी के प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसिटिक वैक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, डाइजेस्टिव वैक्यूल अल्फा बीटा सेकेंडरी लाइसोसोम, चार्ली ऑटोफेगोसोम, और डेल्टा है गोल्जी वेसिकल्स। उसने जो बात पूछी है वो एक्सेप्शन पूछी है, तो एक्सेप्शन जो है हमारे पास आप समझ गए होंगे दैट इज गोल्जी वेसिकल, कि गोल्जी वेसिकल नहीं इनको कहते, यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम जब किसी और यानी फूड वैक्यूल के साथ अटैच्ड हो जाए और तो फिर वो कहलाता है हेट्रोफेगोसोम। अगर प्राइमरी लाइसोसोम सेल के अंदर ही मौजूद जो स्ट्रक्चर है उसके साथ फ्यूज हो और उसको डाइजेस्ट करे तो फिर वो कहलाता है ऑटोफेगोसोम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्दर जो हमारा टॉपिक है उनको समझने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड 1 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं विच मे बी प्रेजेंट और विच प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसकी अकरेंस को देखें तो जो है वो प्लांट सेल्स में भी मौजूद है, एनिमल सेल्स में भी मौजूद हैं। अगर आप देखें एनिमल सेल्स में तो ये लार्ज नंबर होते हैं और ए डिफरेंट फंक्शंस लाइक एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो इनके अंदर बहुत सारे कोई वेस्ट मटेरियल भी हो सकते हैं, फूड भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती हैं, कोई भी कंपोजिशन होती है, ये लार्ज नंबर में होते हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है दैट ऑक्युपाइज अ लार्ज सेंट्रल स्पेस, यानी लार्ज सेंट्रल होता है, सेंट्रल पोजीशन में होता है, लार्ज होता है, जिसकी वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरी यानी कि मेम्ब्रेन के करीब हो जाता है, थिन लेयर में चला जाता है इसका साइटोप्लाज्म। दैट्स वाई कि ये जो है वो ज्यादा जगह सेल के अंदर घेरता है। अगर आप देखें तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनता कैसे है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स स्मॉलर वैक्यूल्स और कोएलिसेंस, यानी आपस में मिलते हैं तो मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। इस वैक्यूल का जो कंपोजिशन है, इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, उसकी कंपोजिशन को अगर देखें तो उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स भी होते हैं और वाटर भी होता है।
और डियर स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन को कहते थे टोनोप्लास्ट। अगर इसके फंक्शंस की तरफ देख लें तो जो प्लांट सेल्स में है वो सेल्स के साइज को भी बड़ा करता है। जब सेल डिवाइड होता है उसके बाद तो ये जब टर्गर इसके अंदर पानी आता है तो टर्गर प्रेशर की वजह से ये सेल्स को भी इनलार्ज कर देता है। जो कंट्रीब्यूशन है विद रेफरेंस टू टर्गर ऑफ टर्गर उसमें यह है कि दे इंक्रीज द रिजिडिटी ऑफ लीव्स एंड यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो दोनों की अगर पोजीशन को देख लें कि जो वैक्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म एनिमल सेल्स में कहीं भी मौजूद होते हैं लेकिन प्लांट सेल्स के सेंट्रल रीजन में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। इनकी अक्रेंस को देखें तो दीज आर प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, बट दीज आर एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स। लोकेशन देख लें, दीज आर एक्सटीरियर सरफेस टू द न्यूक्लियस। ये मैंने एनिमल सेल बनाया है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो इसमें एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है, एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। अगर देखें कि इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखें कि ये किस चीज के बने हैं, वो कौन सी प्रोटीन है जिसने सेंट्रियोल को बनाया, तो दैट इज अ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो अरेंजमेंट देख लें कि वन पेयर की यानी एक जो सेंट्रियोल है उसके अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये डियर फ्रेंड्स होती हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक ट्रिपलेट, जैसे ये है एक, तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो जोड़ के बनाती हैं उसको ट्रिपलेट कहते हैं। और एक सेंट्रियोल के अंदर टोटल 9 ट्रिपलेट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 9 ट्रिपलेट्स होती हैं। तो 9 ट्रिपलेट्स का मतलब क्या हुआ कि टोटल उसके अंदर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक, यानी एक सेंट्रियोल की बात कर रहा हूं तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। और अगर पेयर की बात कर लें तो 27 × 2। तो ये अपने जहन में रखना है कि पास्ट पेपर्स में एमसीक्यू पूछा जाता है इनकी तादाद के बारे में। अगर सेंट्रियोल्स के फंक्शन की तरफ देखें तो फंक्शंस क्या है कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द माइटोसिस या सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होनी होती है तो क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट के लिए, यानी यहां पर इसके क्रोमोसोम्स अटैच्ड होंगे एंड देन दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो उसकी सेपरेशन, क्रोमोसोम की सेपरेशन के लिए स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ड्यूरिंग द माइटोसिस। एक तो इसका ये फंक्शन है। तो स्टूडेंट दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सेंट्रियोल्स का है दैट इज द लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, यानी फरो की जो लोकेशन है वो भी सेंट्रियोल से रिलेट करती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ फॉर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर आप स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को देखें तो दीज आर लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंडर ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। और फंक्शन क्या है कि दे परफॉर्म अ सेवरल फंक्शन इन द सेल्स like several cell organelles are derived from the assemblies of microtubules। यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठी होकर कई सारी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो या सेल ऑर्गेनेल्स को बनाती हैं, लाइक सीलिया जैसा कि आप पैरामीशियम में देखते हैं, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स। तो डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लिखा है तो उसको सॉल्व करते हैं कि असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका है अगर आप देखें, अल्फा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, बीटा है सीलिया, चार्ली है फ्लैजेला, डेल्टा है बेसल बॉडी। तो यकीनन आपने इसका जो है जवाब लगा लिया होगा या सोच रखा होगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा माइक्रोट्यूब्यूल्स। हो सकता है आपका जहन सीलिया, फ्लैजेला और बेसल बॉडी की तरफ गया हो, लेकिन जो क्वेश्चन है उसकी जो डिमांड है उसमें 2 कीवर्ड्स हैं, एक है स्पिंडल स्ट्रक्चर्स और दूसरी जो उसकी डिमांड थी या कीवर्ड था दैट इज माइटोसिस, जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी दैट वाज अल्फा माइक्रोट्यूब्यूल्स।
नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इट इज द डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स. इसकी अगर आप अकरेंस देखें तो कहां पर मौजूद है? तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में. फिर इसको पावर हाउस जिस वजह से कहते हैं तो वो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. तो इस वजह से इसको पावर हाउस भी कहते हैं. मॉर्फोलॉजिकल अगर आप इसके कैरेक्टराइजेशन देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो इनकी शेप कभी वेजिकल शक्ल में नजर आती है, कभी रॉड्स में और कभी ये फिलामेंट्स में. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप इसको देखें तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है दैट शोज अ कॉम्प्लेक्स शेप्स. ये एक डायग्राम है, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. नंबर और साइज तो पर सेल जो है वो वेरिएबल होता है. ऐसे सेल्स जिनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत हो उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं और जो साइज है वो भी वेरिएबल होता है, शेप भी डिफरेंट होती है. जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, यानी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. दोनों जो है आउटर जो है वो स्मूथ स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन है, इनर जो है ये इनवर्ड फोल्डिंग बनाती है यानी मैट्रिक्स के अंदर की तरफ. और इस एक इनवर्ड फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टा और कई सारियों को मिलाकर यानी सारे क्रिस्टा को मिलाकर कहते हैं क्रिस्टी. और क्रिस्टी के ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल. जब इसके फ्लूइड पोर्शन की तरफ देखते हैं कि इसके अंदर फ्लूइड पोर्शन क्या है तो इसके फ्लूइड पोर्शन को हम क्या देते हैं? मैट्रिक्स. दैट मैट्रिक्स कंटेन सेवरल एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस. फिर अगर आप देखें तो इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए इसका अपना डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स. जब इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स हैं तो इसका मतलब है ये प्रोटीन सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो सेल्फ रेप्लिकेशन. ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, राइबोसोम्स एंड इट्स प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी. तो पावर हाउस है, सेल को एटीपी प्रोवाइड करता है. अगर आप देखें तो इसका जो मैट्रिक्स था इन्वॉल्वमेंट में उसमें क्रैब साइकिल्स है, फिर रेस्पिरेटरी चेन है जिसके नतीजे में एटीपी बनती है. वो एटीपी जो है वो साइटोप्लाज्म में बाहर एक्सपोर्ट की जाती है एटीपी, और एटीपी सेल के लिए एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करती है और सेल को उसकी जो जरूरत होती है वो इस एटीपी से पूरा करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. यहां है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या है? दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. यानी क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. तो इसकी जो शेप और साइज है वो हर जो सेल के हिसाब से डिफरेंट होगी, वेरिएबल है. अगर इसका डायमीटर देखें तो 4 to 6 माइक्रोन मीटर है. जब इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इट लुक्स लाइक अ heterogeneous structures that is composed of a granular structures called grana and a fluid portion. यानी grana embedded into a fluid portion that is called matrix. जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डिटेल स्टडी कर देखते हैं तो इट शोज 3 मेन कंपोनेंट्स. क्या है? इन्वेलप यानी बाहर वाली मेम्ब्रेन्स, इसका अंदर वाला फ्लूइड पोर्शन स्ट्रोमा, और इसके अंदर एक और जो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं जिसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों स्मूथ मेम्ब्रेन्स हैं और दोनों के दरमियान में स्पेस मौजूद है, और स्ट्रक्चरली ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन. इसके अंदर जो फ्लूइड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्टोमा. स्टोमा के अंदर जो है इसके अपने राइबोसोम्स, डीएनए और एंजाइम्स वगैरह मौजूद हैं, आयंस मौजूद हैं, सॉल्ट्स मौजूद हैं. तो इसलिए इसके अंदर जो जितने केमिकल रिएक्शंस होने होते हैं सब के एंजाइम इसी के अंदर मौजूद होते हैं. राइबोसोम्स और डीएनए की वजह से इसको हम कह देते हैं कि दिस इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इसके भी अपने अंदर जो है प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है जिसकी वजह से ये अपनी प्रोटीन खुद बनाते रहते हैं. इसकी अगर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स को देखें तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऐसी हैं जैसे एक कोई फ्लैटेंड सैक, यानी कि एक थैला है, फिर उसके बाद दूसरा थैला है, फिर तीसरा थैला है.
ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होकर वो बना देती हैं स्टैक, जिसको हम कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। और जो उसके अंदर मोर देन 50 यानी मोर देन 50 अगर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन हो तो ग्रेना में होती हैं। दोनों ग्रेना जो है आपस में इंटरग्रेनम की वजह से कनेक्टेड होते हैं, और जो ग्रेना है उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, और जो इंटरग्रेन होता है वो नॉन ग्रीन यानी उसका कलर नहीं होता, नॉन पिगमेंटेड एरिया होता है। फिर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को अगर आप देखें तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं क्लोरोफिल्स, और क्लोरोफिल्स आप जानते हैं कि दीज आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल्स को अगर आप देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, और इसी तरीके से उनका जो काम है फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल्स हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ से जो सनलाइट आती है यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर सनलाइट की मौजूदगी में क्या करते हैं, वाटर की यहाँ ब्रेकडाउन होती है। तो इसको मैं सिंपल लिखूं 6H2O प्लस 6CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल्स, तो दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये जो है इधर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ये बनाते हैं ग्लूकोज। दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी। तो यानी लाइट है उसकी मदद से जो है ये खुराक बनती है, यानी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट बनती है। ये कार्बोहाइड्रेट बनने का अमल आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है कि दो हिस्सों में होता है। एक को कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को कहते हैं डार्क रिएक्शंस, और दूसरे को कहते हैं लाइट रिएक्शंस। जो लाइट रिएक्शंस के नतीजे में ATP और NADPH2 बनते हैं, वो जो डार्क रिएक्शंस में चलता है केल्विन साइकिल, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लिहाजा इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं फोटोसिंथेसिस के सीरीज में हैं, और दोनों जो हैं वो अलग अलग होते हैं, और चैप्टर नंबर 11 में इसकी डिटेल मौजूद है। तो लिहाजा इसका फंक्शन देखें तो इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, खुराक बनाना। इसलिए अगर क्लोरोप्लास्ट को कहें तो समटाइम ये भी कह सकते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल। लास्ट टॉपिक के ऊपर हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के हिसाब से देखें तो दैट इज फॉर्म द, ये मैं क्लोरोप्लास्ट की बात छोड़ रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया में, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, C6H12O6 प्लस 6O2, इसकी मदद से ये पूरा जो काम है जिसमें 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP, ये जो एनर्जी या ATP बनती है, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है। आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता था, क्रेब्स साइकिल की वजह से और रेस्पिरेटरी चेन की वजह से ATP बनती थी। तो दैट्स वाई के माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक इंफॉर्मेशन दोनों के अंदर जो कॉमन है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है और माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इनके पास अपना DNA और अपने राइबोसोम्स मौजूद हैं, लेकिन जो है प्लांट्स, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। तो स्टूडेंट चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ आज के लेक्चर के, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस को भी कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। तो जब इसको स्टेन करें तो न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा डार्कली स्टेन होता है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस की पोजीशन देख लेते हैं एनिमल और प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल स्पेस सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस एक साइड पे होता है पेरिफेरी में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। न्यूक्लियस को अगर इसकी देखें नंबर, तो नंबर जो है कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनको कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड सेल्स लाइक मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। इसी तरीके से ऐसे सेल्स जिनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है उनको कहते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स लाइक मोस्ट ऑफ द ह्यूमन सेल्स। बायन्यूक्लिएटेड सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर दो तरह के न्यूक्लियाई मौजूद हों, लाइक सिलिएट्स, पैरामीशियम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा था कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं दे आर द एग्जाम्पल क्या है कि स्केलेटल, ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल्स के सेल्स जो हैं दे हैव मैनी न्यूक्लियाई, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। विजिबिलिटी की तरफ चलते हैं कि जो न्यूक्लियस कब मिलता है, नजर आता है,
तो नॉन डिवाइडिंग सेल में हमें न्यूक्लियस नजर आएगा, उस वक्त उसके अंदर तीन चीजें नजर आती हैं। एक तो होता है नेटवर्क ऑफ क्रोमैटन मटेरियल, दूसरा उसका जो सॉल्युबल पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होती है। जब उसको स्टेन करें तो न्यूक्लियस की निस्बत दैट वाज मोर डार्कली स्टेन्ड, दैट कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। वन और मोर न्यूक्लियोलाई पर सेल में मौजूद होते हैं, इसको हम सेपरेट देखेंगे। इन डिवाइडिंग सेल में अगर आप देखें तो डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियर इनवेल्प और न्यूक्लियोलस वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्रोमैटन मटेरियल जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट जो है न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि दीज आर द डबल मेम्ब्रेन। जी आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जिस पॉइंट में आपस में मिलती है उसको हम कह देते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर जो है 30,000 पर न्यूक्लियस जो है, मिसाल के तौर पर अनडिफरेंशिएटेड सेल जैसा कि इसके एग्जांपल एग सेल है, और 3 to 4 पोर्स न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस रेड ब्लड सेल्स में है। दीज आर द डिफरेंशिएटेड सेल्स। आउटर और इनर जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं उनके दरमियान में स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज कनेक्टेड विद साइटोप्लाज्म, और इनर मेम्ब्रेन जो है दैट इज आल्सो कनेक्टेड विद फ्लूइड पोर्शन या सैप, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो पोर है अगर इसके फंक्शन को देखें तो पोर के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कोई चीज अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जानी है तो वो पोर के जरिए एंटर होगी, और कोई मटेरियल या कोई आयन चीज सेल न्यूक्लियस से बाहर आनी है तो वो भी न्यूक्लियर पोर के जरिए, यानी कि दैट कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो न्यूक्लियस के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मौजूद है। दो इसके रीजन है, जो आउटर रीजन है दैट इज कॉल्ड ग्रेनुलर रीजन, और जो सेंट्रल रीजन होता है दैट इज कॉल्ड फिब्रल रीजन, जिसमें डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं, यानी राइबोसोमल डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है कि एक सेल में, एक न्यूक्लियस में एक या एक से ज्यादा भी पाए जाते हैं, और जब इसको स्टेन करते हैं, सेल की स्लाइड बनाते हैं, तो उस वक्त न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म की निस्बत डार्कली स्टेन्ड होता है, और न्यूक्लियस की निस्बत जो न्यूक्लियोलस है वो उससे भी ज्यादा डार्कली स्टेन्ड होता है। तो फंक्शंस को देख लें कि इसका फंक्शन क्या है कि सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए, और इसका जो चीफ फंक्शन है वो है असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं कि राइबोसोम बनाने वाली जो है वो फैक्ट्रीज हैं। दीज आर कॉल्ड फैक्ट्रीज फॉर द राइबोसोम्स। लास्ट बात जो है डियर स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस के अंदर जो दूसरी स्ट्रक्चर मौजूद थी दैट वाज कॉल्ड क्रोमैटन मटेरियल। क्रोमैटन मटेरियल क्या है कि जब क्रोमोसोम्स नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होते हैं तो वो धागे की तरह होते हैं। जब उसकी डिवीजन स्टार्ट होती है, सेल एंटर इनटू द सेल साइकिल फॉर डिवीजन, तो उस वक्त क्या होता है कि दे आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स, यानी थिक हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम बन जाते हैं। एक क्रोमोसोम के दो हिस्से, एक को कहते हैं हम सेंट्रोमियर और दूसरे को कहते हैं आर्म। सेंट्रोमियर क्या है, दिस इज द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और आर्म क्या है, ये वो रीजन है जहां पर डेफिनेटली जीन्स हैं, जीन्स फॉर कैरेक्टर्स। तो यहां पर जो एक हिस्सा जो सिंगल दो आर्म्स हो, सिंगल सेंट्रोमियर हो, तो ये सिंगल क्रोमेटिड होता है। सिंगल क्रोमेटिड को भी सिंगल क्रोमोसोम ही कहते हैं। बात का ऐसा भी होता है कि एक सेंट्रोमियर है सिंगल, और उसके साथ जो है वो दो आर्म्स हैं, एक ये है एक ये है। ये जो है दो क्रोमेटिड्स हैं, यानी दोनों क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये जो कहलाता है ये भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहलाता है। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो उससे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जो नंबर है, आप ये समझ लें कि उनकी जो डुप्लीकेशन है एस फेज में सेल डिवीजन के दौरान वो हो जाती है। यानी उसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम 46 से 92 नहीं होते, क्रोमोसोम एक वही रहेगा, यानी एक ही सेंट्रोमियर रहेगा उसका, उसकी जो एक क्रोमेटिड्स थी उसके साथ डुप्लीकेट हो जाएगी उसकी सिस्टर क्रोमेटिड, यानी दो क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी होंगी तो उसको हम कहते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम्स जो है आप जानते हैं कि मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर मुख्तलिफ हैं, और क्रोमोसोम्स की अगर कंपोजिशन देखें तो डियर स्टूडेंट्स 40% इसके अंदर डीएनए होता है और 60% इसके अंदर प्रोटीन्स होती है। तो आपकी बुक के अंदर काफ़ी सारी एग्जांपल्स लिखी गई हैं, मैंने चंद एक यहाँ लिखी हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द स्पीशीज। तो मैंने लिखा है कि इंसान के अंदर टोटल नंबर, ये 2n का मतलब है डाइप्लॉइड, यानी एक सेल डाइप्लॉइड सेल जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो वो 46 होंगे। जो उसका हाफ है यानी हैप्लॉइड सेल्स के अंदर, यानी कि जर्म सेल्स के अंदर आप कह लें कि गैमीट्स के अंदर जो है वो नंबर 23 होंगे। सिमिलरली फ्रॉग की एग्जांपल लिखी है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 26 हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 13, और इसी तरीके से ऑनियन जो है वो 16 है। जितने स्टूडेंट ये फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, फंजाई है, उनको आपने कोशिश करनी है कि लिस्ट कर लेना है और इसी तरीके से एक टेबल बना लें सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को मिलाकर, तो आपका एक MCQ जो है इसमें से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।